Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए सतत भविष्य के लिए ऊर्जा के स्रोत हरित हाइड्रोजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव डॉक्टर प्रसाद ए चापिकर और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ रौनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एनर्जी की जरूरतों को पूरी तरह से बदल सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रसाद ए चापेकर, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रौनेन्द्र सिंह जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद सौरभ। थैंक यू सौरभ। प्रसाद जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है असल में, और इसे ग्रीन ही क्यों कहा जाता है? क्या और तरह के रंग भी होते हैं हाइड्रोजन के? ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है, जो एनर्जी यूज होती है, दैट एनर्जी इज सोलर यूज होता है, विंड यूज होता है या फिर बायोमास यूज होता है। तो ये तीनों सोर्स नॉन कार्बन सोर्सेस है या फिर कार्बन न्यूट्रल सोर्सेस है, इसलिए उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और भी रंग इसमें है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन है। ग्रे मतलब वो बनाते हैं नेचुरल गैस से। ब्लैक हाइड्रोजन भी है जो बनाते हैं कोयले से। तो ऐसे अलग अलग कलर्स है। ब्लू हाइड्रोजन है जिसमें हम कार्बन को कैप्चर करते हैं, जो बनती है नेचुरल गैस से या फिर कोयले से, पर उसका कार्बन को हम उसको कैप्चर करके स्टोर करते हैं, उसको ब्लू कहते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं जो बनते हैं, सोलर विंड ऐसे सोर्सेस से बनते हैं, उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि उसमें कार्बन एमिशंस नहीं होते। एसेंशियली हम क्या करते हैं कि जो बिजली बनती है सोलर और विंड से, उससे यूज करके जो पानी है उसे हम स्प्लिट करते हैं। पानी आप जानते हैं H2O के नाम से जाना जाता है। उसमें 2 एटम हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ऐसी बिजली जो ग्रीन बिजली हो, सोलर या विंड से आई हो, उससे पानी को स्प्लिट करके जो हाइड्रोजन बनता है उसे हम ग्रीन फिर कहते हैं। रौनेन्द्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों में भारत में हाइड्रोजन की चर्चा अचानक से तेज हो गई है। क्या लगता है, क्या जरूरतें और ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि देश को इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है? एज पर दी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, वो ये करना चाहते हैं कि एज पार्ट ऑफ द विकसित भारत 2047 2047 तक हम लोग का जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स है वो भी होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में जैसे हम लोग 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बनने जा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि व्हीकुलर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो उसके लिए वो जितना हो सके उतना ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे वो नॉट ओनली हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात करते हैं, वो इलेक्ट्रिक के लिए भी बात करते हैं और फ्यूल सेल व्हीकल्स के लिए भी बात करते हैं। मतलब अलग अलग जितने हाइब्रिड व्हीकल्स है उनको प्रमोट कर रहे हैं। और जैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली जैसे, गुजरात जैसे में काफी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी फेम स्कीम निकाला था, उसमें भी ग्रीन व्हीकल्स स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कमर्शियल एंड बोथ पैसेंजर व्हीकल्स दोनों का बढ़ावा दिया था। जैसे 3 व्हीलर्स आप देखेंगे रोड में, अभी 3 व्हीलर्स इतने सारे बढ़ गए हैं इलेक्ट्रिक के, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड होते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, जो हाइड्रोजन व्हीकल है, उसके लिए भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं, सो दैट जो टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस रहे इंडिया में। अब इंडिया हम लोग इतना डेवलप हो गए हैं, तो व्हाई नॉट यूज ऑल द टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल, विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो उसी के लिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, और कहाँ से आपको लगता है कि व्यापक शुरुआत हो चुकी है, कितनी, और आने वाले दिनों में किस तरह से इसे बढ़ाया जाएगा? आज हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो हो रहा है वो मोस्टली 2 इंडस्ट्रीज में होता है। एक है रिफाइनरीज, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती है, उसमें सल्फर जो है वो निकालने के लिए जो हमारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, BA स्टैंडर्ड जो है 4, 5, 6 जो भी आ रहे हैं, उनमें सल्फर कंटेंट कितना हो सकता है इसके लिमिट्स है, तो वो लिमिट को आपको मीट करना है। तो इसीलिए हाइड्रोजन उसका इस्तेमाल करके ये सल्फर को निकाल जाता है। जितना आपको सल्फर कम करने को कहा जाता है, उतना ज्यादा को हाइड्रोजन इसमें डालना पड़ता है। तो अभी करीब करीब इंडिया का जो हाइड्रोजन का खपत है इंडिया में, वो करीब करीब 6 मिलियन टन पर ईयर है। उसमें से करीब आधा के आसपास जो है वो रिफाइनरी में है, बाकी आधा लगभग जो वो यूज होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, यूरिया बनाने में या और भी खाद है, DAP बनाने में इस्तेमाल होता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं ये मिशन के द्वारा, ये जो 2 बड़े सेक्टर्स है, रिफाइनरी और फर्टिलाइजर्स, इनमें हम कुछ अमाउंट हाइड्रोजन का जो अभी ग्रे है, जो नेचुरल गैस से बना है, जिसपे बहुत सारा कार्बन आ रहा है, उसको कम करके ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करें। तो ये हमारा अभी कोशिश है। उसके अलावा ऐसे कई क्षेत्र है, ऐसे कई सेक्टर्स है जिसमें अभी हाइड्रोजन अभी तो नहीं है उसका इस्तेमाल, पर आने वाले समय में होने वाला है। इसमें एक है ट्रांसपोर्ट, जैसे अभी बात हो रही थी, जिसमें एज ए फ्यूल हम इसको यूज कर सकते हैं। उसमें 2 तरीके, एक फ्यूल सेल होता है, इट इज लाइक बैटरी, और जिसका फ्यूल हाइड्रोजन है, लिथियम आयन की जगह हाइड्रोजन उसको हम चलाते हैं। और सेक्टर है स्टील। स्टील में काफी ज्यादा कार्बन इस्तेमाल होता है, क्योंकि स्टील का रिक्वायरमेंट ये आयन में कार्बन मिला के स्टील बनता है। तो
वहां पे अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अगर कार्बन कम लगे, जहाँ पे आपको हीटिंग करना है तो हीटिंग कोयले की बजाय हाइड्रोजन यूज करके, तो इससे क्यों हाइड्रोजन जब जलता है तो उससे पानी आता है। तो जहाँ पे ऐसे सेक्टर है जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, जहाँ पे आपको हीटिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक होता है फर्नेस, उसका टेम्परेचर एक हद तक आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप कुछ ईंधन जलाना पड़ेगा। तो कोयले या की बजाय या कुछ और ईंधन की बजाय अगर आप हाइड्रोजन यूज करें तो आपका एमिशन भी कम हो जाएगा और आपका डोमेस्टिक जो यूज है वो बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे कई सेक्टर है जो अभी इसमें डिमांड उभर रहा है, अभी उभरा नहीं है। रोहन जी, देश में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आपकी राय में किन जगहों पर इसका इस्तेमाल सबसे पहले होता दिखाई दे रहा है या कहाँ तैयारियां ज्यादा हो चुकी हैं? ट्रकों में, रेलवे में, कारों में, कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हाइड्रोजन ही भविष्य का फ्यूल है और पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर उभर सकता है। ग्लोबली ये अभी भी एक डेवलपिंग फ्यूल बोल सकते हैं हम इसको, जो अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, बट कुछ डेवलप कंट्रीज हो गए जैसे यूएस हो गए, यूरोप हो गए, ब्राजील हो गए, तो वहां पे ऑलरेडी ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल चल रहे हैं, वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जैसे साउथ कोरिया हो गया। बट ये है कि उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है वो, बिकॉज उसके लिए यूटिलाइजेशन के लिए या तो गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है या कमर्शलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है। और जैसे आप इनका जो पंप बनाओगे जहाँ पे आप, उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन कुड बी डेंजरस व्हेन इट एक्सप्लोड्स, सो उसके लिए घरों से थोड़ा दूर बनना चाहिए। और जैसे यूएस में हो गया, यूरोप में हो गया, क्वांटिटी कम है अभी, वॉल्यूम वाइज अभी कम है, 3-4 हजार आप लगा लीजिए साल का बिकता होगा गाड़ियां, बट उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट इन द सेंस नॉट ओनली फॉर सेटिंग अप द फ्यूल पंप्स बट ऑल्सो टू मेक द व्हीकल्स अफोर्डेबल फॉर दी कस्टमर्स ऑल्सो। जैसे आप साउथ कोरिया हो गया, यूएस में, वहां पे कम से कम 50% डिस्काउंट वो लोग सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। जैसे 1 करोड़ की गाड़ी हो तो उनको 50 लाख में मिलेगी। सिंस इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, सो गाड़ियां भी एक्सपेंसिव है। जैसे हमारे देश में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी महंगे, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी फ्लरिश हो चुके हैं, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, वहां पे गाड़ियां काफी सस्ती हैं। तो शुरुआत के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज की बहुत जरूरत है। तो आई थिंक, आई एम श्योर हमारी सरकार भी काम कर रही होगी। जैसे इंडिया में 3-4 साल पहले हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ले आए थे, जो आईओसी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वहां पे टेस्टिंग चल रही थी इसकी, वहां पे उनका फ्यूल पंप भी हाइड्रोजन का, तो टोयोटा लेके आई थी मिराई। आज जैसे आपने देखा होगा हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी को भी एक मिला है। तो ये अभी इंपोर्ट करके लेके आए हैं टू टेस्ट इट, कि हमारे इंडियन टेस्ट कंडीशंस में, इंडियन वेदर कंडीशंस में कैसे चल सकती हैं। एंड इंडिया जो है वो काफी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज कंपेरेटिवली व्हेन इट कम्स टू वेदर कंडीशंस, बिकॉज वी हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। आप कहीं देख लो, यहाँ पे गर्मी लग रही होगी तो कहीं पे सर्दी लग रही होगी। आप यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे अभी सर्दियां चल रही है, जैसे चेन्नई में भी इतनी तेज बारिश चल रही थी। तो ये सब आप मतलब एक स्टेट में आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, आपको हर जगह ले जाके टेस्ट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को भी बोलेंगे कि आप ऐसे सब बनाइए, चाहे शॉक एब्जॉर्प्शन हो, चाहे टायर हो, चाहे सीटिंग का हो, जैसे मतलब जो भी स्ट्रक्चर होगा वो उसके बाद फाइनलाइज करके उसके बाद एक फाइनल पॉलिसी बना के कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बट बढ़ावा दे रहे हैं अभी इसके लिए। तो प्रसाद जी, क्या नीतियां हैं भारत सरकार की इस दिशा में, अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं इस बारे में? क्योंकि उम्मीद सबको है, सबको क्लीन फ्यूल चाहिए, लेकिन जाहिर है जो चैलेंजेस जुड़े हुए हैं इसके साथ में, क्योंकि उसके लिए हमें जमीन भी ज्यादा चाहिए और क्लाइमेटिक कंडीशन जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उस दिशा में किस तरह की पॉलिसीज में हम चल रहे हैं? इसमें क्या चैलेंज है? चैलेंज ग्रीन हाइड्रोजन में ये है कि उसकी जो कीमत है पर किलोग्राम वो ज्यादा है। जिससे हाइड्रोजन की आज अगर कीमत लगाए ग्रीन हाइड्रोजन की, तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करीब 300 के ऊपर है, 350 रुपए प्रति किलो। जबकि जो ग्रे हाइड्रोजन बनता है, जो नेचुरल गैस से बनता है, उसकी कीमत करीब 150-180 रुपए के आसपास रहती है। उसको हम इम्पोर्ट करते हैं गैस को और उससे हाइड्रोजन बनाते हैं। तो सबसे बड़ा दोनों में अंतर है वो कॉस्ट का है। इसलिए जो सरकार ने जो अपने मिशन लॉन्च किया 2023 में, उसमें सबसे बड़ा बजट जो दिया है वो दिया सब्सिडी को, मतलब सब्सिडी पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। वो हमारे सबसे बड़ा कंपोनेंट है मिशन का। मतलब वो मिशन के अंडर हमने टेंडर बुलाए, काफी रिफाइनरीज ने बुलाए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए टेंडर बुलाए, और जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए टेंडर बुलाए। तो ये सब मिला के हमने टेंडर काफी अवार्ड कर दिए हैं जिनको सब्सिडी मिलेगी पर केजी हाइड्रोजन प्रोड्यूस। तो कॉस्ट गैप जो है उससे कम हो जाएगा। दूसरा, जो बाकी स्टेट्स है वो भी अपनी अपनी जो पॉलिसी है वो लॉन्च कर रही है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, और भी स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है। कोई स्टेट्स अपनी अलग पॉलिसी है, किसी किसी स्टेट की जो एनर्जी पॉलिसी उसी में इंक्लूड है, तो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से वो पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे मिशन में सब्सिडी के अलावा जो एक इक्विपमेंट है जिसे यूज करके पानी को स्प्लिट करते हैं, उससे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स, उसके लिए भी सब्सिडी है। पर किलोवाट की किलोवाट में मेजर होता है, उसके लिए भी सब्सिडी ये मिशन के अंतर्गत दी जाती है। उसके अलावा ये मिशन में और भी कंपोनेंट्स है, जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे ट्रांसपोर्ट में हो गया, स्टील में हो गया, शिपिंग में हो गया। उसके अलावा ये मिशन में स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट दिया गया है, R&D बजट दिया गया है, टेस्टिंग फैसिलिटी बजट दिया गया है। तो ये मिशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है और इसका जो अवधि है 2029-30, तो इस साल तक ये दिया है। और मिशन का टारगेट ये है कि 5 मिलियन टन हाइड्रोजन कैपेसिटी एनुअली
ये एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो काफी अच्छा अब तक हुआ है, डिस्पाइट अगर आप देखेंगे जो हमारे जो भी टेंडर हुए थे फॉर फर्टिलाइजर्स, तो उनमें कीमत आई है वो दुनिया में सबसे कम कीमत आई है टेंडर में, 53 रुपीज रफली पर केजी ऑफ ग्रीन अमोनिया। तो ये दुनिया में जो भी अभी तक आए थे टेंडर्स फॉर ग्रीन अमोनिया, तो सबसे कम में से ये एक टेंडर है। तो हमारे काफी एडवांटेजेस है इस सेक्टर में, डोमेस्टिक के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी, क्योंकि बाकी कंट्री ऐसी है जैसे जापान हो गया, यूरोप हो गया, कोरिया हो गया, उनके पास अपना एनर्जी कंटेंट लिमिटेड है, तो उनको जो ग्रीन फ्यूल चाहिए वो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करेंगे। तो इंडिया का भी ये एम्बिशन है कि हमें ग्लोबल हब बने और हाइड्रोजन, तो डोमेस्टिक यूज भी मिशन में है और एक्सपोर्ट के लिए भी हम इंसेंटिव्स देते हैं, नॉट जस्ट थ्रू द मिशन बट ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी है, वो भी हम देते हैं। तो इसी से जुड़ा एक और अगला सवाल कि देश में अब तक मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम हाइड्रोजन फ्यूल में कहाँ हैं? क्या कुछ पंप्स हमारे यहाँ आ चुके हैं? आगे 1-2 साल में या 2030 तक कितने पंप इनको बढ़ाकर करने की तैयारी है? अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की खाली बात करें तो अभी हमने जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास फंड है उसमें हमने फेज 1 सैंक्शन कर दिया। उसके अंतर्गत करीब 10 स्टेशन है हमने सैंक्शन जिसको हम फंड कर रहे हैं, और करीब 40 गाड़ियां है, 37 एग्जैक्टली गाड़ी जिसको हम फंड कर रहे हैं टू रन। अगेन जैसे कि इन्होंने कहा भाई पहले टेस्ट होगा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, नॉर्थ साउथ वेस्ट सब जगह ये हमने रूट्स सैंक्शन कर दिए। इस पे स्टेशन भी आएंगे और ट्रक्स या बसेस भी वहाँ पे चलेगी। तो वही जब 1-2 साल 2 साल 3 साल चलेगी 2 साल, तो हमारे पास एक डेटा होगा कि कौन से तरीके के व्हीकल्स, उसका कितना माइलेज है, उसका रनिंग कॉस्ट कितना है, इसे कहते हैं TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वो कितना है। जब ये आंकड़े सामने आएंगे फिर हम आगे नीतियां बना पाएंगे जिसपे सब्सिडी देनी है, कैपिटल सब्सिडी देनी है, अर्निंग सब्सिडी देनी है, पर किलोमीटर सब्सिडी देनी है, आगे पैसे कहाँ पे और कितने लगाए, इसके लिए तब ये ट्रायल्स जरूरी है। आई थिंक 2 से 3 साल बाद आपको फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो जब तक ये क्या है कि पायलट शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ही हमें अंदाजा हो पाएगा कि असल में हमारी जरूरतें क्या है। रोनिन जी, क्या लगता है ये एक नया फ्यूल जब पूरी तरह से भारत में आ जाएगा तो हमें पेट्रोल डीजल के ऊपर से हमारी निर्भरता किस तरह से घटेगी और वो कितना फायदे का सौदा होगा? पेट्रोल से तो हम ट्राई कर ही रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग पेट्रोल और डीजल फ्यूल को, मतलब जो फॉसिल फ्यूल उनको यूज करें ही ना। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडिया में जब कॉस्ट फैक्टर आ जाता है तो अफोर्डेबिलिटी को लेके काफी बड़े क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज। तो हम लोग को एक 6 लाख गाड़ी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ जाता है। बट ये जो गाड़ियां हैं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल रहे हो, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई 8 लाख से कम के नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए काफी महंगा पड़ जाता है ऐसी गाड़ियां, क्यों ऊपर से इलेक्ट्रिक है। वो उनको पहले सोचना पड़ता है कि मैं अगर 200-250 किलोमीटर जाऊंगा तो मैं वहां तक एक चार्ज में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतने बने नहीं है। तो सिमिलरली हाइड्रोजन का भी ये है कि लॉन्ग टर्म प्लान में अच्छा है, बट ये कि हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे ही हम निर्भर हो जाएंगे। उसके लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखो आज के डेट में सबसे ज्यादा पेट्रोल और CNG है हमारे पास, और डीजल है, तीनों मिला के। तो CNG एक तरह से एक हाइब्रिड हो गई, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक आ गए, उसके बाद अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगी। लेकिन अभी जो नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक को जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होगी वो भी काफी महंगी होंगी अभी। तो ये हो सकता है कि लेने को लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 करोड़ की भी ले रहे हैं मर्सिडीज वाले, जो लेकिन उनके पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां थी पहले से। जो हम लोग को अगर सोचना है कि अगर फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, तो उनके लिए अभी कम है। और क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जो बनाते हैं वो छोटी गाड़ी, जैसे हम लोग 4 मीटर की जो गाड़ी है उसमें नहीं बनाते, उसके 4 मीटर से अबव होनी चाहिए गाड़ी, क्योंकि उसका जो सिलेंडर होता है वो हाइड्रोजन गाड़ी का थोड़ा बड़ा होता है। मेक द रिले और फ्यूल को ट्रांसपोर्ट कैसे करे जाए इंजन तक, और उसको मोटर को कैसे उसको पावर करके, तो छोटी गाड़ियों में अभी मुश्किल है वो करना। अभी सब रिसर्च चल रहे हैं, जापान में भी चल रहे कर रहे हैं वो लोग, साउथ कोरिया में भी कर रहे हैं। इसलिए वो लोग अभी जो दिखा रहे हैं वो सारे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बना रहे हैं जो 5 मीटर या 4 मीटर से बड़े हों। तो इसलिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया हम लोग को, हमारा मार्केट ही ज्यादातर छोटी गाड़ियों का 4 मीटर से कम का है, गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडी देती है, तो इसके लिए अभी टाइम लगेगा। बट यही है कि अगले 10 सालों में 20 सालों में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है, तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आएंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तब तब हम लोग का ये हो सकता है कि ज्यादा और उसकी जो वॉल्यूम से वो बढ़ता जाए। आप दोनों का इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सौरभ। अभी आप सुन रहे थे सतत भविष्य के लिए ऊर्जा के स्रोत हरित हाइड्रोजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में उप सचिव डॉक्टर प्रसाद ए चापेकर और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ रोनिंद्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। Countrywide